ओके, आ जाओ। तो अभी इस पे आते हैं, इक्विपोटेंशियल रीजन, सरफेस एंड पॉइंट्स। जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, बट यू ऑलरेडी नो कि देयर आर सम इक्विपोटेंशियल रीजन्स आल्सो, और ऐसे कुछ पॉइंट्स भी होते हैं अलग अलग कि हाँ चलो ये दे आर इक्विपोटेंशियल। एक चीज सोचो इसमें, आई फर्स्ट गिव यू एन एग्जांपल, थोड़ा बहुत सभी को मालूम आइडिया तो है ही। मान लो मैंने आपको बोला कि दिस इज अ टू डायमेंशनल, दिस इज अ सर्कल और सम कर्व, क्लोज कर्व है ये। इस पे हर जगह पोटेंशियल जीरो है, हर जगह पोटेंशियल जीरो है, 0 वोल्ट। इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कांस्टेंट वोल्टेज होगा, बट पॉजिटिव है जहां भी, और बाहर हर जगह नेगेटिव है। ऐसे आपको कुछ रीजन दिया हुआ है। जीरो वाला के लिए तो आपको बता दिया कि ये कर्व है, इस पर जहां भी मूव करोगे 0 वोल्ट रहेगा हर जगह, अंदर जो है वो पॉजिटिव है, बाहर यहां पर हर जगह नेगेटिव। तो एक चीज आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, अगर अंदर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, किसी तरीके से मूव करा दिया, 100% गारंटी है दैट इट विल क्रॉस द सरफेस एंड कम आउट। कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई? सोच के बताओ इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूवमेंट होगा तो यस। और दूसरा ये कि इसके आसपास अगर आपने कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दे दिया तो गारंटीड है वो अंदर चला जाएगा। कुछ टाइम बाद। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज फील अ फोर्स या फिर ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो 100% श्योरिटी है, इसमें देयर कैन बी सम केसेस शायद ना जाए, ठीक है, जैसे आपका एटम्स के अंदर, बट मैक्रोस्कोपिक चार्जेस हैं तो चला ही जाएगा, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस हैं तो चला ही जाएगा। लेकिन एटम्स में कहीं पर स्टेबल ऑर्बिट आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस में वो भी पॉसिबल नहीं है, कोई स्टेबल ऑर्बिट नहीं। सो नेगेटिव वाला हमेशा अंदर घुस जाएगा, पॉजिटिव वाला हमेशा बाहर आ जाएगा। तो यहां से आपको ये बात समझ आनी चाहिए दैट चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी रीजन टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी रीजन। और ये कोई नई बात नहीं, आप हमेशा जानते, पहले से जानते हो कि यार दुनिया में जितने भी चीजें, जितने भी सिस्टम है, सभी अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहते हैं, फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। सो हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन फॉर पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा और लोअर वाला बाहर होगा। नेगेटिव के लिए उल्टा है, नेगेटिव के लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी रीजन बाहर होगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज है, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, और ये उसके लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी रीजन बन जाएगा, और ये अंदर यहां पर लोअर पोटेंशियल एनर्जी रीजन होगा। और उसके बाद फिर आप जो है करंट के बारे में जानते हो, करंट जो है इट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो भी करंट ही है, इस डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो भी करंट बाहर की तरफ ही है। सो करंट का जो डायरेक्शन है या फिर पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मेरे को तो ये सिंपल सी बात क्लियर है आपको? जी सर। नाउ कुछ बताओ, पहले तो रीजन के बारे में बताओ, एग्जांपल लेके चलते हैं। आई होप मुझे इसको कोई डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, इक्विपोटेंशियल
अपने आप में नाम ही क्लियर है, ऐसे पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऐसे पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो। तो सीधे एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले इक्विपोटेंशियल रीजन का, तो याद करो ये स्फेरिकल शेल, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, दैट इज व्हाई वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो ये पूरा रीजन बना जहां पर कि आपका हर जगह पोटेंशियल सेम है। जहां पर हर जगह पोटेंशियल सेम है, उन्हीं में उसी के अलोंग अगर आप उसी के अंदर चार्ज को मूव कराओगे तो आपका वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आया, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। तो आप एक अंदर एक चार्ज रखा आपने, और एक चार्ज को इस पॉइंट पे मूव करा दिया, तो कोई वर्क डन पूछे तो सीधा आंसर जीरो है। और कोई एग्जांपल जानते हो? कैन यू टेल मी सम मोर एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल रीजन? बोलो। इक्विपोटेंशियल रीजन का एग्जांपल बोलो। सर, दो प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, उनके बीच में। ओके, गुड, सही है बिल्कुल। तो प्लस सिग्मा इनफाइनाइट प्लेट से मतलब वेरी लार्ज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस लिंक। तो कौन सा लास्ट पेज लेते हैं? और कोई? सर, दो कोएक्सियल सिलिंड्रिकल सरफेस। वो कोएक्सियल, दो की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये क्लोज है ना, तो एक से ही चल जाएगा। दो के बारे में सोचो मत, एक से हो जाएगा। ये सिलिंड्रिकल शेल है, और अगर आपने इसको कुछ भी चार्ज दिया या नहीं भी दिया, तो अंदर वाला जो रीजन है वो इक्विपोटेंशियल रहेगा। अच्छा, चार्ज एब्सेंट है तो ऑब्वियस है ना, हर जगह जीरो पोटेंशियल। एक बड़ी एग्जांपल होता है कोई भी कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एनी कंडक्टर इनसाइड इट्स बल्क के अंदर आप अगर जाओगे तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। सो इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर, यहां पर पोटेंशियल हर जगह जीरो होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तभी बनेगा जब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। So these are few examples of equipotential surface. उसके बाद इक्विपोटेंशियल रीजन, उसके बाद सरफेस की बात करते हैं। तो सरफेस में भी कोई अलग नहीं है। देखो, ये जो इसका आउटर सरफेस है, शेल का जो आउटर सरफेस होगा, दैट विल बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यूनिफॉर्मली चार्ज था, तो एट एनी डिस्टेंस आर, अगर आपने एक ये स्फीयर बनाया, एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस बनाया, तो वहां पर भी हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, बिकॉज का फॉर्मूला था KQ/R। So this is also an example of equipotential surface. Point charges के लिए सारे all the spheres which are centered at the charge, they are all equipotential surfaces. ठीक है? तो ये point charge है, इसके अराउंड आप कितने भी ऐसे सरफेस बना लो, these are all equipotential surfaces. जैसे यहाँ का पोटेंशियल अगर आपने मेजर किया 10 वोल्ट्स आया, तो यहाँ पर हर जगह 10 वोल्ट्स रहेगा। ये मेजर किया, सपोज ये 5 वोल्ट्स आया, तो यहाँ पर हर जगह 5 वोल्ट रहेगा। तो दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, ये देख के मुझे बताओ, ये 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है? बीच में चार्ज नेगेटिव। गुड। क्यों? अलोंग द फील्ड अगर नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अलोंग द फील्ड पोटेंशियल कम ना चाहिए था, लेकिन Yes. इधर बढ़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। करेक्ट।
यहां से आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, एक और, कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। डिफरेंट पोटेंशियल वाले कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ऑब्वियस है ये बात सबको, जी सर। है ना, कॉमन पॉइंट पे देयर विल बी कंफ्यूजन। लेकिन हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप का जरूर हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे हर जगह लूप ट्विस्ट आ सकता है इसमें, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इस टाइप का जरूर हो सकता है। लेकिन दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस जिनका अलग अलग पोटेंशियल था, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। इसकी भी हम बात करेंगे, स्पेशल पॉइंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to electric field. तो अगर कहीं पर भी फील्ड लाइंस है कुछ इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म फील्ड ले ली मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल ले लिया आपने तो फील्ड लाइंस ऐसे बनती हैं, रेडियली आउटवर्ड। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वैसे स्फेरिकल होगा इसके अराउंड, सच दैट हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर। और उसकी रीजनिंग क्या है? उसकी रीजनिंग सिंपल यही होती है दैट dV by dr इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका वोल्टेज अगर किसी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करने पर चेंज नहीं हो रहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यानी dV by dr जीरो है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जीरो होनी चाहिए। तो अगर आप अलोंग दी इक्विपोटेंशियल सरफेस मूव करोगे, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज सॉरी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं होगा उस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील होगा हमेशा। ये बात क्लियर सबको? तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मान लो कुछ इस टाइप का, और आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस सोचना है कुछ, तो आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हो। ऐसे ऐसे जाओगे तो हर जगह परपेंडिकुलर सोचना है। कुछ इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेसेस रहेंगे। ओके, नाउ ये सरफेस हो गए। उसके बाद इसका एग्जांपल है कंडक्टर का सरफेस, सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर। चाहे वो आउटसाइड वाला सरफेस हो या फिर मान लो इसके अंदर कुछ कैविटी बना दिया आपने छोटा सा, तो इनसाइड वाला सरफेस हो, दोनों ही सरफेस ऑफ द कंडक्टर है। सो विल ऑलवेज बी इक्विपोटेंशियल। ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में था। अब पॉइंट्स पे थोड़ा सा आते हैं, और पॉइंट्स में मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल देके समझाऊंगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। हाँ बोलो सर, आपने कहा था कि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं होता है, लेकिन सर पोटेंशियल फिर इवन कैसे हो जाएगा? तो तुमने ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें वोल्टेज जो सीधे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, उस पॉइंट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो यहीं के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा किसी भी तरीके से? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, सबके समेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होगा अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो, नो डाउट। लेकिन पोटेंशियल तो इक्वल होगा बेटा हर जगह इन पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह डिफरेंट होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी हर जगह से, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन जस्ट उसके सामने कितना सिग्मा है। लेकिन जो आपका पोटेंशियल है वो हर जगह सेम रहेगा। मतलब लैम्डा अलग होगा पर पोटेंशियल सेम रहेगा।
हाँ सिग्मा बोलो बल्कि सिग्मा हाँ अलग होगा। सिग्मा, सॉरी सिग्मा अलग आएगा पर पोटेंशियल सेम रहेगा। हाँ हाँ सर बोलो। मतलब सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर भी इक्विपोटेंशियल है, सरफेस मतलब जो उसका जो आउटर बाउंड्री है वो भी इक्विपोटेंशियल है, अंदर भी इक्विपोटेंशियल है। हाँ मतलब उसका सरफेस तो 2 डायमेंशनल चीज होगी, तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। उसका जो बल्क है उसको रीजन बोल देंगे। पूरा अच्छा, का पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है मतलब। ओके 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 जी सर। सरफेस का और बल्क का पोटेंशियल भी सेम है, ठीक है, सब सेम है एकदम। अच्छा पॉइंट्स पे आते हैं थोड़ा सा। पॉइंट्स में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो ऐसे सोचो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया हमने और मैंने आपको बोला कि यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस पे कुछ पॉइंट ले लिया मैंने। तो बीच पहले एग्जांपल है, देखो यहाँ का पोटेंशियल है 1 वोल्ट, यहाँ का है 2 वोल्ट, यहाँ का है 3 वोल्ट, यहाँ का है 4 वोल्ट, और ये 0 मीटर, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड सो ऑन। यहाँ से हम ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ 0 है। Can you tell me the electric field in this region? रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? I'll give you options. Net electric field का magnitude equal to 1 volt per meter. Net electric field का magnitude should be greater than 1 volt per meter. Electric field in x direction का magnitude will be equal to 1 volt per meter. सर ऑप्शन ए। बोलिए, 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी। बाकी लोग भी भाई थोड़ा सोचो। अनीश। यस सर। सिचुएशन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोल सकते हो? अगर काफी बड़े रीजन में आपको ऐसे दिया है कि हर मीटर पे पोटेंशियल चेंज होते जा रहा है, तो ये तो ट्रू हो गई। सिर्फ 2 ही पॉइंट दे दूं ना, अगर मैं यहाँ पर 0 मीटर पे इस पॉइंट पर मान लीजिए 0 है और इस पॉइंट पर 1 हो गई फील्ड, 1 वोल्ट, और डिस्टेंस में 1 मीटर है, तो आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 1 वोल्ट पर मीटर हो सकता है वेरिएबल हो। बट अगर इस टाइप का केस है तो हर जगह वेरिएबल जो है ना फील्ड बनाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसमें जो है आप कांस्टेंट फील्ड लेके कर सकते हो उसको, ये कांस्टेंट फील्ड होगी एंड इसका इधर की तरफ मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट पर मीटर होगा। बट सिंस यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन कि इस डायरेक्शन में कैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो आप नेट फील्ड को 1 वोल्ट पर मीटर नहीं बोल सकते। यहां पर आपको ये श्योरिटी नहीं है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। इट कैन हैव सम अदर डायरेक्शन ऑल्सो, कुछ ऐसा हो सकता है। एंड समहाउ ये जो चेंज आ रहा है ये इसका एक कंपोनेंट है। तो यहां से आपको बेसिकली पता लग रही है वैल्यू dv बाय या फिर कोई dou बाय dz dx की, इसका वैल्यू आपको पता लग रहा है। दिस वैल्यू फ्रॉम द सिचुएशन इज डायरेक्टली 1 वोल्ट पर मीटर, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन तो मिल गई। अगर आपको ये मालूम है और बाकी नहीं मालूम है तो एक्चुअली फिर ये भी ट्रू होगा। इनफैक्ट इसमें मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, सॉरी, इसमें इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों था, तो आपका फिर ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज? जी सर। सो इट माइट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन दोनों में बेटर ऑप्शन कौन है? हो तो ये भी ट्रू सकता है
क्या पता इधर चेंज ही ना हो रहा हो, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। लेकिन बेटर ऑप्शन इन दोनों में कौन सा है? दिस वन, बिकॉज आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप बोलोगे ग्रेटर भी हो सकता है और ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है एंड ग्रेटर दोनों पॉसिबल है। तो अच्छा, लेस नहीं होगा इसमें केस में। अगर आपको एक कंपोनेंट पता लग गया है EX, उसका वैल्यू 1 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो 100% ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। लेस नहीं करा सकते आप इसमें। आई होप ये बात क्लियर है सबको। तो सेकंड वाला फिर से थोड़ा समझाइए। ये वाला हाँ तो कुछ इस टाइप का है कि आपको EX का वैल्यू पता है 1, EY नहीं पता है, EZ भी नहीं पता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर का अंडर रूट। तो इट विल ऑलवेज बी 1 प्लस EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है ना, बस। हाँ सर समझिए। ठीक है। सो पॉइंट्स में आप देखोगे, पॉइंट्स में ऐसे कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस ही मिलेंगे कि अच्छा पॉइंट्स दे दे तो मैं क्या करूं। वही मान लो इस पॉइंट्स की बजाय आई वुड हैव गिवन यू कि लाइंस हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन है, 2 डायमेंशन में दिया है, बस इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये पैरेलल लाइंस है सारी y एक्सिस के, और इक्विपोटेंशियल लाइंस है। तब हम क्या बोल सकते थे? तब E वेक्टर इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर पर सेकंड। एक एक कर, पहले EX का वैल्यू 1 बोल सकते हैं अब हम, जी सर। वो चीज हर जगह ट्रू है। EY का वैल्यू मैं 0 बोल सकता हूँ, 0 होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होती। बट EZ अभी भी अननोन है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि मान लो आपको थर्ड डायमेंशन अज्यूम ही नहीं करना है, छोड़ दो थर्ड डायमेंशन को, तो ठीक है, फिर इसके बारे में मत सोचना। बट इन जनरल क्या होगा? EZ अभी भी अननोन है इफ दीज आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। उसके बाद अगर मैंने मान लो इनको सरफेस ही बना दिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अब पैरेलल सरफेसेस आ गए सर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल टू 1 बोल सकते हैं नेट। करेक्ट। अब ये भी 0 हो जाएगा एंड नाउ योर आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 1 वोल्ट पर। समझ आया पूरा सिचुएशन? यस सर। सिर्फ पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन है तो क्या बोल सकते हो आप, लाइंस की इंफॉर्मेशन है इक्विपोटेंशियल लाइन तो क्या बोल सकते हो, और पूरा पूरा सरफेस अगर गिवन है तो आप पूरा 3 डायमेंशन में डिस्कस कर सकते हो उसको। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कोई डाउट आ रहा है तो सोच लो। बोलो भाई, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें एक बहुत ही आपको एग्जांपल मिलेगा हर जगह ऑलमोस्ट। देखो कैसा है, कुछ इक्विपोटेंशियल लाइंस हमने दिया है, सिर्फ 2 डायमेंशन में सोचना है। सेवरल इक्विपोटेंशियल लाइंस आर गिवन। ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 in meters, and the potentials of these lines ऐसे ही 4 पे भी है, हर जगह ऐसा। these potential lines का मैग्नीट्यूड आपको दिया कुछ ऐसा, ये 10 वोल्ट,
ये 0 वोल्ट, -10 वोल्ट, -20 वोल्ट। देख लो, पहले 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये -20 वोल्ट। और आपको y के बारे में, z के बारे में सोचना ही नहीं है, थर्ड एक्सेस नहीं है। टेल मी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैं आंसर टाइप अच्छा, फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, तो ये डिसाइड कर लो पहले। तो इस चीज में प्रॉब्लम लग रहा है बस। ओके, तो मैग्नीट्यूड कैसे सोचोगे? पहले मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन, इस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर एक और तरीका है, इस डायरेक्शन की फील्ड निकाल लो अलग से और इस डायरेक्शन की फील्ड निकाल लो अलग से। ये भी एक अच्छा तरीका है। हाँ, नेगेटिव होगा बोथ, सही है, गुड। तो देखो, इसको करने के ना दो तरीके रहेंगे आपके, जो भी अच्छा लगे वो देख लेना। एक तो तरीका, मैं सिंपली पहले एक्स डायरेक्शन की फील्ड निकालूं, यहाँ 10 तो यहाँ 0, तो इस फील्ड में इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा। कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। फिर यहाँ पर अगर आप सोचोगे तो यहाँ पर भी कंपोनेंट जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ऐसे ही आने पर डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। तो दोनों कंपोनेंट्स जो है वो नेगेटिव आएंगे। उनकी वैल्यू कितनी है? सर वही पिछले मेथड में जैसे किए थे। हाँ, तो 10 का चेंज आ गया 1 मूव करने पे, तो 10 आई कैप नेगेटिव में। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये तो हम मुझे 1 2 3 दे दिया, लेकिन ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फिर मुझे। तो ठीक है, ये 1 है तो ये कितना, ये निकाल लो, ये 30 था, ये भी 30 हो जाएगा। tan 30 is 1/√3। 1/√3। यस, गुड, ये 1/√3 होगा। तो डिस्टेंस पता लग गया मुझे 1/√3। चेंज इन पोटेंशियल कितना हो रहा है हर जगह, हर उस पे ये इनफैक्ट ये सारे गैप जो होंगे 1/√3 होंगे। ऑल दीज गैप्स अलोंग दिस एक्सिस विल बी 1/√3। तो ठीक है, फिर हो गया, ये वाला लिख दो, 10√3 आ जाएगा। ये भी नेगेटिव। तो अलग अलग अगर आप कंपोनेंट के साथ सोचोगे तो ज्यादा बेटर है। फील्ड दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मुझे 3i कैप + 4j कैप, एंड आस्किंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ मुझे बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 0,0 एंड 1,2। तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी है। यू हैव टू टेल मी VB - VA, बताइए। सर -11 वोल्ट। तो -11। -11 सही लग रहा है, ठीक। -11 से। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या करना होगा इसमें? यू विल राइट dV = -E.dr, और एकदम वेक्टर फॉर्म में ही करना है इसको। ऐसे अगर आप ग्राफिकली सोच के वैसे कैलकुलेशन करो तो टाइम लगता है, वेक्टर फॉर्म में तुरंत मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो 3i कैप + 4j कैप। उसके बाद dr का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो dxi कैप + dyj कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ dr। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 3dx + 4dy। लिमिट्स लगा लेंगे, 0 to क्या था, 0 to 1 x की लिमिट एंड 0 to 2 y की लिमिट, और ऑब्वियसली माइनस तो लगा ही होता है ना, माइनस। दिस विल बी अवर डेल्टा v।
ये dv हो गया ये वैल्यू, e डॉट dr नेगेटिव एंड डेल्टा v विल बी लाइक दिस। तो इस तरीके से सॉल्व करना, चाहे वो फिर 3 डायमेंशन में हो, 5 कैसे भी डायमेंशन में। वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स आई कैप माइनस 4 वाई जे कैप। ये तो हो गया सिंपल एग्जाम्पल। तो इसके लिए बताइए आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 0 0 एंड 2,3 करो। सर 12 plus 12. ये किया सबने? जी सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। अलग टाइप का वेरिएबल हो, या फिर लेट से मैंने आपको ये इक्वली दे दिया, 3 है दोनों के कोएफिशिएंट्स 3 है, 3y i कैप प्लस 3x j कैप, और पॉइंट्स ले लो 0 0 फ्रॉम 0 0 टू 2 3। फिर से इसको किस तरीके से चलोगे? आता है, बढ़िया बात है। सो 3 y dx और क्या आ जाएगा इधर 3 x dy, तो दोनों माइनस, इसका इंटीग्रेशन है जब, तो 3 कॉमन ले लो एंड y dx प्लस x dy को एक साथ लिख लो, y dx प्लस x dy और इसका होल इंटीग्रेशन है। इसको क्या लिख सकते हैं? y dx प्लस x dy, dxy लिख सकते हैं। dxy dxy, बस एक बार dxy लिखोगे तो लिमिट्स एक साथ लगा देना दोनों में। अब उसको से लिखोगे -3 dxy और लिमिट्स एक साथ x और y की 0 0 3 2 3, तो xy हो जाएगा, ये लिमिट्स लगाओगे एक साथ अपर लिमिट रखते हैं, फिर एक साथ लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 × 2 माइनस 0 × 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो ठीक है, कितना आ गया ये? -18. माइनस में आएगा, हाँ -18 आएगा, यस -18। वी आर कैलकुलेटिंग VB माइनस VA, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। ठीक है, अब आगे इसमें जो भी चीज होगी वो मैथ्स की होगी, जो भी आपको सर क्वेश्चन करना है। हाँ बेटा बताइए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में वो नेगेटिव का रिलेशन क्यों होता है, कि एक दूसरे का नेगेटिव क्यों होते हैं वो? अरे अभी तो पूछा था तुमने थोड़ी देर पहले। सर वो मैंने पूछा था वर्क
पोटेंशियल के लिए। सेम रीजन है बेटा। Your force is defined as charge multiplied by electric field, and potential energy of a charged particle is defined as Q into potential at that point. तो आपने किसी भी पॉइंट पर अगर ये वाला चार्ज रखा है, उस पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड एट दैट पॉइंट। सिमिलरली उसी पॉइंट पर उस चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये बात समझो, ये दोनों क्वांटिटीज तो स्पेस के लिए डिफाइंड है, किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड। ये वाली क्वांटिटीज किसी चार्ज पार्टिकल के लिए डिफाइंड है, बट अल्टीमेटली दोनों में सेम रिलेशन नहीं है। तो जिस तरीके से ये दोनों कनेक्टेड है उसी तरीके से ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है सर, समझ गए। फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वो सब इसके बाद आएगा। ये डेफिनेशन हमने पहले बनाई, फिर आप ये बोलोगे कि हाँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होती है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसके।